சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள். இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயர் இருக்கு. அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है. Does not treat you like humans. Is not a religion. So it's as good as a disease. क्या घमंडिया गठबंधन का ये सोचा समझा राजनीतिक रणनीति है क्या कि सनातन धर्म को समाप्त करो? Sarvadharma Samabhavana is the Congress ideology. But you have to understand every political party have their own freedom to. गठबंधन में जितने लोग शामिल हैं, INDIA गठबंधन में, सबसे मैं कहना चाहूंगा इसके लिए उनको क्षमा मांगनी चाहिए, नहीं तो ये देश किसी भी सूरत में माफ नहीं करेगा बहनों भाई. जब भारतीय जनता पार्टी का किसी भी धर्म से भावनात्मक लगाव है ही नहीं, किसी धर्म में आस्था है ही नहीं, हर चीज की मार्केटिंग करते हैं, इसी प्रकार से ये सनातन शब्द की भी मार्केटिंग करते हैं. नमस्कार, TV9 भारतवर्ष में आप सभी का बहुत स्वागत है. मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी. कल से एक बयान बहुत वायरल है. यह बयान है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन का, जिन्होंने कहा कि डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों की तरह सनातन धर्म का उन्मूलन कर देना चाहिए. इस बयान के बाद विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया पर सवाल खड़े हो गए कि आखिर सनातन के प्रति उनकी सोच क्या है. इंडिया में शामिल पार्टियों ने जवाब देना शुरू कर दिया. कुछ ने बीच का रास्ता लिया तो कुछ के बयान स्टालिन के खिलाफ थे. कुल मिलाकर यह लड़ाई इंडिया के भीतर आपसी विरोध की बन रही थी. इनके विरोधी कहने लगे कि इनकी तो आपस में नहीं बनती, मोदी से क्या लड़ेंगे. लेकिन यह मामला इतना छोटा नहीं है. कोट अनकोट मामला छोटा नहीं है. इसमें छिपा है एक बहुत बड़ा सच जो हम आपके लिए खोज कर लाए हैं, जिसके बाद इस पूरे विषय का चाल, चरित्र, चेहरा सब बदल जाएगा. उदयनिधि स्टालिन, ये जिनकी फोटो आप देख रहे हैं, जिस आयोजन में इन्होंने ये भाषण दिया, उसका नाम अपने आप में एक ब्रेकिंग न्यूज है. वो ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने सबसे पहले सेमिनार का नाम था सनातन उन्मूलन सम्मेलन, जिस सेमिनार में उदयनिधि स्टालिन ने भाषण दिया. और सनातन धर्म में फूट डालने पर जो भाषण दिया उन्होंने, सनातन धर्म के अंत के हथियार खोजने की कार्यशाला थी वो. सनातन धर्म के खिलाफ हेट स्पीच दी गई. वहां पर सनातन धर्म के खिलाफ हेट स्पीच दी गई. सनातन के उन्मूलन के खिलाफ को लेकर सम्मेलन बुलाया गया वहां पर. और अब इससे बड़ा खुलासा हम आपके सामने करने वाले हैं. अब हम आपको हेट स्पीच वाले उस सेमिनार के 8 बड़े चैप्टर्स के बारे में बताते हैं. 2 दिनों तक करीब 10 से ज्यादा लोगों ने भाषण दिए. इनके विषय सुनेंगे तो अच्छे से अच्छा आदमी भी हैरान रह जाएगा कि लोकतंत्र में विरोधी विचारधारा के प्रति इतनी असहिष्णुता हो कैसे सकती है. मोहब्बत की दुकान में सनातन से नफरत हो कैसे सकती है. यह सनातन के खिलाफ एक बहुत बड़ी टूल किट है. इसका हर एक चैप्टर अपने आप में बहुत विस्फोटक है. और वो चैप्टर आपके सामने आते हुए देखिए. एजेंडा नंबर 1, सनातन का घातक इतिहास. आप बहुत ध्यान से सुनिए. ये एजेंडा नंबर 2, सनातन और महिलाओं को सनातन से इसमें कंपेयर किया गया है द्रविड़ से. तीसरा, तमिल नियम और सनातन. चौथा एजेंडा, जाति व्यवस्था और साजिश. 5वां एजेंडा, तमिल संगीत, सिद्धांत और सनातन. यहां भी सनातन के खिलाफ बातें की गई. 6ठा एजेंडा, सनातन का बोझ और मीडिया का विरोध. 7वां एजेंडा, सनातन धर्म और आध्यात्मिकता के विरोध का मार्ग. और 8वां एजेंडा तो सुनकर होश उड़ जाएंगे आपके, सनातन धर्म को नष्ट करने का हथियार. ये 8 एजेंडे थे उस कार्यशाला के जहां पर उदयनिधि स्टालिन बोल रहे थे. इसको सुनने के बाद आपके जहन में क्या आ रहा होगा? जरूर कुछ ना कुछ शब्द आ रहे होंगे. और वो शब्द इधर देखिए मेरे बगल में, बड़ी नॉर्मल सी बात है, ये शब्द आएंगे. एजेंडा, नफरत, साजिश, टूल किट, सिंडिकेट, खात्मा, अपमान, धर्म, राजनीति, तमिल वर्सेस सनातन, दक्षिण वर्सेस उत्तर भारत, उदयनिधि, स्टालिन, पेरियार, दलित, भेदभाव, 2024 का चुनाव, इंडिया, मोहब्बत की दुकान, विपक्ष, मोदी. ये सनातन से नफरत के कीवर्ड हैं जो आपके जहन में भी आ रहे होंगे. लेकिन एक बात जान लीजिए, आप तमाम दर्शक जो इस वक्त मुझे टीवी के उस पार
देख रहे हैं, जो कल से हो रहा है ना, वो बहुत छोटी पिक्चर है। लोग तो एक बयान के चक्कर में फंस गए। ये वही लोग हैं जो सनातन को नहीं समझते, एक उदयनिधि स्टालिन के बयान में फंसे हुए हैं। लेकिन अब देखिए, ये पोस्टर फटने वाला है, ये दरवाजा खुलने वाला है। आपके सामने देखिए, ये पोस्टर फटा और पोस्टर फटने के बाद निकला वहां से क्या? नफरत। ये पोस्टर हमने फाड़ दिया, फटा पोस्टर, निकली नफरत। इस पोस्टर का अर्थ समझ लीजिए और इस पर लिखी नफरत को भी समझ लीजिए और जान लीजिए कि यह नफरत की दुकान कौन चला रहा है। मोहब्बत की टिकट पर नफरत की पिक्चर कौन दिखा रहा है, आज हम आपको यही बताने वाले हैं। देखिए, हम आपको बताते हैं कि आखिर इसके पीछे कौन है। जरा आइए, जरा बिग वॉल पर चलते हैं। आइए पीसीआर, बताइए यहां पर उदयनिधि स्टालिन तो एक छोटा सा यहां पर नाम है, अभी आपको पता चलेगा इसकी पूरी पिक्चर, लार्जर पिक्चर। ये देखिए आपके सामने, ये पूरी आप यहां पर टूल किट देखिए। ये है तमिलनाडु प्रोग्रेसिव राइटर्स एंड आर्टिस्ट एसोसिएशन। ये देखिए, ये उनका पोस्टर है 2 सितंबर का, जो वहां पर उन्होंने अपनी कार्यशाला के लिए डिजाइन किया था। इस पोस्टर को डिकोड करने वाला हूं मैं आपके लिए। इनका नाम है तमिलनाडु प्रोग्रेसिव राइटर्स एंड आर्टिस्ट एसोसिएशन। ये जो शब्द आप देख रहे हैं, ये जो तमिल में लिखा हुआ है, ये दरअसल सनातन लिखा हुआ है। फिर ये दूसरा शब्द जो देख रहे हैं यहां पर, ये उन्मूलन लिखा हुआ है। और ये तीसरा शब्द जो आप देख रहे हैं नीचे, ये सम्मेलन लिखा हुआ है यहां पर। यानी ये लिखा हुआ है सनातन उन्मूलन सम्मेलन। और ये कौन लेकर आया है? प्रोग्रेसिव, तमिलनाडु प्रोग्रेसिव राइटर्स एंड आर्टिस्ट एसोसिएशन। 2 सितंबर शनिवार सुबह 8:30 बजे से शाम 8:30 बजे तक, और कामराज अरंगम, तेनामपेट, चेन्नई में यह सम्मेलन हुआ। अब आप देखिए, क्या आपको लगता है कि हमें केवल उदयनिधि स्टालिन के बयान की बात करनी चाहिए, केवल राजनीति तक इसको सीमित रखना चाहिए, या जो लोग इसको राजनीति तक सीमित रखना चाहते हैं, ये बात उससे कहीं बड़ी है। ये केवल राजनीतिक बहस नहीं है, ये सनातन के खिलाफ एक बड़ी मुहिम है, जो इस मुद्दे का सबसे बड़ा पर्सपेक्टिव है। और आप लोग अपनी राजनीति के चक्कर में कहीं ये देखना ना भूल जाएं, जो हमारे साथ पैनलिस्ट हैं आज, या देखना नहीं चाहते, आप देश से क्या छिपाना चाहते हैं। ये बात विपक्षी दलों के गठबंधन का अंतर्विरोध नहीं है, ये देश के खिलाफ एक बहुत बड़ी बात है, जिस पर हम बात करना चाहते हैं। कार्यक्रम क्या है, आइए जल्दी से ही देखिए। कार्यक्रम है सनातन उन्मूलन सम्मेलन। आयोजक कौन है? तमिलनाडु प्रोग्रेसिव राइटर्स एंड आर्टिस्ट एसोसिएशन। अब सवाल यह है कि ये जो एसोसिएशन है, ये इस कार्यक्रम को क्यों आयोजित करवा रही है, इसके पीछे मकसद क्या है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर उदित राज है, दलित नेता हैं, किशोर तिवारी हैं, शिवसेना उद्धव गुट के नेता हैं, प्रोफेसर दिनेश सी वाशले हैं, नेता हैं वाम दलों के, सीपीएम के, राकेश त्रिपाठी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, महंत राजू दास हैं, हनुमानगढ़ी के पुजारी। आप सभी का स्वागत है। और उदित राज जी, शुरुआत आपसे। ये उदयनिधि स्टालिन का बयान तो एक बहुत छोटा सा इसका हिस्सा है, ये पिक्चर तो बहुत बड़ी है, ये खेला तो बहुत बड़ा है। बतौर दलित चिंतक आपका क्या मानना है इस खेले को लेकर? एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो लोग ये ऑर्गेनाइज किया, इन्होंने 2 दिन का वर्कशॉप है जो भी है, और दयानिधि स्टालिन ने जो बोला, आप उनसे क्यों नहीं पूछते? इसमें किसी और क्यों घसीटते हैं? और एक बात है, दूसरी बात है कि बीजेपी क्या डीएमके से दो हाथ नहीं कर सकती है? तीसरी बात है कि एआईडीएमके जो बीजेपी के एलआई है, एआईडीएमके क्यों चुप है भाई? और चौथी बात है कि जब मंडल कमीशन लागू हुआ, जिसकी आबादी 52% है पिछड़े समाज का, उनका विरोध बीजेपी आरएसएस ने किया, तो क्या वो सनातनी हिंदू नहीं है? और पांचवी बात है कि जो छुआछूत दलितों के साथ होता है, घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते, हर गांव में अलग अलग मोहल्ले बने हैं, खटिक का मोहल्ला, चमार का मोहल्ला, चूड़ा का मोहल्ला, धोबी का है या उसका है, पासी का है। मैं तो गांव में पैदा हुआ हूँ। वो सनातनी नहीं है। उसके लिए जो ये आरएसएस है या हमारे जो संत लोग हैं, उस जाति पात को मिटाने के लिए क्यों नहीं कोई अभियान चलाते हैं? और इसमें
स्टालिन से जवाब मांगिए आप, और AIADMK का साथ छोड़े। इसमें इंडिया अलायंस को जबरदस्ती घसीटा जा रहा है। अरे भाई, आपका एलाई तो आप अपने एलाई से तो पूछिए कि आपका एलाई तमिलनाडु में AIADMK इसका खंडन कर रहा है कि नहीं खंडन कर रहा है। और आखिरी बात मैं जो आपसे बहुत कहना चाहूँगा, सबके अपने विचार होते हैं, अपनी धारणाएं होती हैं। भारत का संविधान सबको अधिकार देता है, वो अपनी बात मानते। द्रविडियन पॉलिटिक्स रही ही यही रही, आज शुरू से रहा, कोई नई बात तो नहीं किया है। द्रविडियन पॉलिटिक्स में के आप जड़ में जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि हम बोल भी नहीं सकते, आप सुन भी नहीं सकते क्या नहीं करते थे। तो उनका जो जस्टिस पार्टी 1921 में हुई, उसके बाद ठीक है, पेरियार आए, अप्पा दुराई आए, अन्ना दुराई आए, जो पूरा द्रविडियन पॉलिटिक्स उनकी है, उनका आधार ही यही है। तो कौन से नई बात किस बात का है? ठीक है, ये मैं बड़ा आश्चर्य हूं कि आप लोग तो सनातन धर्म को फंसा रहे हैं यहाँ पर, और सनातन धर्म से बीजेपी को कोई लेना देना होता तो सबसे पहले AIADMK से कहती। ठीक है, ओके, तुम भाई वहां पर आंदोलन करो। आपने कहा बीजेपी अपने अलाई से पूछे, मैं बीजेपी से पूछूंगा ये सवाल, लेकिन मैं शिवसेना से पूछना चाहता हूं, क्योंकि इंडिया का नाम आ रहा है, इंडिया में शिवसेना है, बाला साहेब उद्धव ठाकरे शिवसेना। और मैं आपसे सीधे पूछना चाहता हूं किशोर तिवारी, लोकतंत्र में सहिष्णुता सबसे बड़ा टूल होता है लोकतंत्र के लिए। आप इतने असहिष्णु कैसे हो गए कि आपने इंडिया के एक नेता के बयान पर इतना बड़ा रिएक्शन दे दिया? कैसे हो गए आप इतने असहिष्णु? नहीं, आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं कह रहा हूं, अभी आपने सुना उदित राज कह रहे हैं कि ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है और आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं। एक मिनट, मैं अभी ऐसा बोल रहा हूं कि उदित राज जी ने पेरियार आंदोलन या द्रविडियन आंदोलन के आधार पर स्टेटमेंट किया कि वहां पर अछूत और समानता पे बहुत बड़े आंदोलन हुए। मैं इस बात से पहले तो मैं क्लियर कर देता हूं गौरव जी कि इंडिया अलायंस का डॉक्टर अपने उदयनिधि स्टेलिन के इस बयान से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन शिवसेना बोलकर मैं ऐसे बयानों की भर्त्सना करता हूं जहां पर जो कहते हैं कि सनातन धर्म को ही नष्ट कर दिया जाए या उन्मूलन कर दिया जाए। मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। इंडिया अलायंस यह कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे आधारित 28 पार्टियों का अलायंस है। अगर शिवसेना कहती है तो शिवसेना एक हिंदुत्ववादी राइट विंग पार्टी है और राइट विंग पार्टी के अपनी अपनी विचारधारा है। हमारी पार्टी ने स्टेलिन जी के बयान का विरोध किया, भर्त्सना की, और मैं यही कहता हूं कि आप इंडिया अलायंस में फूट डालने के लिए भाजपा इसको ज्यादा उछाल रहा है। भाजपा हिंदू फूट डालने के लिए भाजपा उछाल रही है, विरोध कर रहे हैं, लेकिन विरोध करते करते भाजपा। राकेश तिवारी बताइए, राकेश त्रिपाठी बताइए। देखिए गौरव जी, नहीं, लेकिन ये बताइएगा, फूट डाल रहे हैं आप? नहीं, भारतीय जनता पार्टी नहीं, लेकिन ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो कह रहे हैं ना, ये सच में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। ये तय हुआ है इनकी मुंबई की बैठक से कि कितना ज्यादा सनातन धर्म पर हमला, कैसे हिंदुत्व पर हमला बोला जाएगा। ये मजहबी तुष्टीकरण की ध्रुवीकरण करने की इनकी सोची समझी साजिश है, ये रणनीति का हिस्सा है, ये राजनीतिक तौर पर दिया गया बयान है। और कैसे दिया गया है इसकी पृष्ठभूमि को समझिए। राष्ट्रीय जनता दल के नेता प्रोफेसर चंद्रशेखर बिहार से पहले इस तरह का बयान देते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य इस प्रकार का बयान देते हैं, और स्वयं राहुल गांधी स्वयं कहते हैं कि जो लोग मंदिर जाते हैं वो लड़कियां छेड़ते हैं। राहुल गांधी स्वयं कहते हैं हिंदू और हिंदुत्व के बीच का भेद समझाते हुए अलग अलग प्रकार से भगवा आतंकवाद गढ़ने से लेकर के और आज सनातन के उन्मूलन की बात कहने तक, ये सब कुछ एक पॉलिटिकल नैरेटिव है, ये सब कुछ एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। ये चाहते हैं कि मुद्दों पर बात न होने पाए, ये चाहते हैं कि गरीब कल्याण की योजनाओं पर आज नरेंद्र मोदी की सरकार जो चर्चा करना चाहती है, मर्यादा का पालन करें, बीच में मत बोलिए, आऊंगा आपके पास। नहीं, मैं देखिए, किशोर तिवारी जी की आत्मा आज मर चुकी है
और आत्मा मरी ना होती तो आज जो छोटी छोटी बातों पर सर तन से जुदा के नारे लगने लगते हैं ना, ये सनातन के इतने बड़े अपमान पर, इतने बड़े प्रहार पर अब तक सिर्फ सेना मौन है। ये मौन राहुल गांधी है, ये मौन अब तक ममता बनर्जी है, अरविंद केजरीवाल नोटों पर भगवान की फोटो छापने की सिगुफा छोड़ने वाले अरविंद केजरीवाल क्यों मौन है? ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है इस घमंडिया अलायंस का, और इसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ेगा। जवाब देते हैं राकेश त्रिपाठी, जवाब देते हैं। किशोर तिवारी, क्या जवाब है आपके पास इसका? आज आप लोगों की आत्मा मर गई है, ये सीधे बीजेपी आरोप लगा रही है। एक मिनट उदित राज जी, आऊंगा। अरे भाई आ रहा हूं। देखो, हमारी आत्मा भारत की आम जनता के लिए है, हम सामाजिक न्याय और समानता के लिए कटिबद्ध है। तो भारत की आम जनता में सनातनी नहीं आते हैं क्या किशोर जी? उनके लिए आपकी आत्मा नहीं है? अरे सनातन तो भारत की मूल आत्मा में है। नहीं, एक मिनट। अरे एक मिनट, देखो गौरव जी, सनातनी तो हम ही हैं और हमें सनातनी होने का पूरा अभिमान है, हिंदू होने का अभिमान है, लेकिन समानता के लिए, सामाजिक न्याय के लिए जो भी आंदोलन कर रहे हैं, जैसे उदित राज जी ने दलितों के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, तो जो कुछ कमियां हैं उसको तो करेंगे, लेकिन बीजेपी इंडिया अलायंस फूट गया। देखो, नेता एक तरीके की बात नहीं कर रहे। अरे 28 पार्टियों में से कुछ लोग एक बयानबाजी करते हैं, इसके लिए क्या इंडिया अलायंस को आप पूरा जवाबदार समझते हैं? जी, मैं अभी भी बता रहा हूं, मैं बार कह रहा हूं कि ये बहस राजनीतिक दलों के अंतर विरोध की बहस नहीं है। ये मुद्दा उससे ऊपर चला गया है। ये मुद्दा इंडिया वर्सेस एनडीए का है ही नहीं। ये मुद्दा तो सनातन उन्मूलन सम्मेलन की उस कार्यशाला का है जो 2 सितंबर को चेन्नई में हुई। अरे आप बार इसको राजनीतिक रंग दे रहे हैं। अरे सरकार इंक्वायरी कर ले, केंद्र सरकार पूरी इंक्वायरी कर एक व्हाइट पेपर किसी के विश्वास के खिलाफ, किसी के धर्म के खिलाफ कोई ऐसे कैसे बोल सकता है? महंत राजूदास जी, ये राजनीतिक रंग दे रहे हैं इसको, ये राजनीतिक मुद्दा है। पहले मैं हाथ जोड़कर विनम्र अपील करूंगा। मैं भी सुन रहा था, सबको सुना। दुख इस बात की है कि जिस प्रकार से राजनेता नेता, पता नहीं उनको कौन सा क्या कर रखा है कि सिर्फ धर्म, अशिक्षा, बेरोजगारी, लूट, हत्या, बलात्कार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, इस पर उनके पास कोई सवाल नहीं, कोई डिबेट नहीं, कोई बहस नहीं, कोई चर्चा नहीं, विकास के नाम पे कोई चर्चा नहीं। आसान सा मुद्दा आ गया है सनातन धर्म। कोई आ रहा है सनातन को गाली दे रहा है, कोई आ रहा है सनातन संस्कृति को हम नष्ट कर देंगे, कोई आ रहा है रामचरितमानस को फाड़ देना चाहिए, कोई आ रहा है रामचरितमानस नफरती ग्रंथ है, ये हिंदू है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। दुख इस बात की है। उदित जी बोल रहे थे, उदित जी ने कहा कि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है अपने अपने तरीके से बात रखने का। मैं उदित जी से विनम्र प्रार्थना के साथ निवेदन करना चाहूंगा। उदित जी भी भारतीय जनता पार्टी में कुछ वर्षों तक थे, तब इनकी आवाज भाषा दूसरी थे, आज इनकी आवाज भाषा दूसरी है। लेकिन पुनः निवेदन करूंगा, उदित जी दबे कुचले शोषित वंचित की बात तो करते हैं, उत्थान के लिए बात तो करते हैं, लेकिन विडंबना यह है कि ठीक है स्वतंत्रता है, होनी चाहिए, लेकिन आपको किसने अधिकार दिया? अभी अगर राजूदास आपके टीवी चैनल डिबेट में बैठकर इस्लाम के बारे में बोले तो आप तुरंत डिबेट बंद कर दोगे, ईसाई के बारे में बोले तभी तुरंत आप डिबेट बंद कर दोगे। तब मेरे लिए नीति स्वतंत्रता नहीं होगी, तब हमारे लिए संविधान स्वतंत्रता नहीं देगा। तब कहेगा अरे आप तो नफरती भाषा बोल रहे हो, आप तो नफरत फैलाना चाह रहे हो। मैं निवेदन करूंगा, अभी शिवसेना के प्रवक्ता बोल रहे थे, गजब बोल रहे थे भाई। आपका जन्म सनातन के लिए हुआ, संस्कृति के लिए हुआ। आप जब बीजेपी में रहते हो तो आपकी भाषा दूसरी होती है, आज दूसरी है। ये विषय बीजेपी का नहीं है, संघ का नहीं, आरएसएस का नहीं, कांग्रेस का नहीं, बसपा का नहीं। ये विषय सनातन संस्कृति का है, मानव का है, मानवत्व का है, हिंदू का है, हिंदुत्व का है, ये हिंदुस्तान का, ये राष्ट्र का विषय है। तो राष्ट्र के विषय पे मैं निवेदन करता हूं सभी दलों से, सभी पार्टी के लोगों से कि आप दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सनातन के बारे में चिंता और चिंतन करो, नहीं तो जिस दिन सनातनी आगे आएंगे आप खत्म हो जाओगे। ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहता। ठीक है, मैं अब वार्ष्णेय जी के पास जाऊंगा। दिनेश वार्ष्णेय जी, हम एक तस्वीर चला रहे हैं और ये तस्वीर जो है ये एक फेसबुक पोस्ट है, सीपीएम के सांसद हैं एसयू वेंकटेशन, उनके फेसबुक पोस्ट की। जब हम आपको बात कर रहे हैं तो मतलब आप तो वो हैं जो सहिष्णुता की बात करते हैं। सीपीएम या लेफ्टिस्ट वो पार्टियां तो वो हैं जो इस देश में सहिष्णुता की बात करती है, और उसी वक्त आप ही की पार्टी के सांसद
सोशल मीडिया पर बाकायदा लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं इस सनातन उन्मूलन सम्मेलन का, जो सहिष्णुता की बात करते हैं, जो सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। देखो गौरव, पहली बात तो मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का नेता हूं, सीपीआई का, ना कि सीपीआईएम का। ठीक है। दूसरी बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये राइटर्स की जो कन्वेंशन हो रही है या आर्टिस्टों की ये कन्वेंशन हो रही है, इसमें बहुत सारे राइटर्स ग्रुप और कन्वेंशन का आर्टिस्ट ग्रुप जाएंगे और हमेशा एक इनमें बिरादराना संबंध होता है। दूसरी बात ही मैंने ये पता है किस चीज की प्रतिक्रिया है, ये जो बीजेपी आरएसएस कहते हैं ना, हिंदी हिंदी हिंदुस्तान, गंगा गाय गायत्री, है उसकी प्रतिक्रिया है। भारत विभिन्नताओं में एकता का देश है। द्रविड़ियन संस्कृति में जो सनातन है वो और चीज है, उत्तर भारत संस्कृति में जो सनातन है वो और चीज है। इस चीज को आप समझ लीजिए। दूसरी बात दिनेश जी, चलिए, आपने कहा कि आप सीपीआई के नेता हैं, सीपीएम के नेता नहीं। एक मिनट मेरा सवाल सुन लीजिए दिनेश जी, आपने कहा कि ये बीजेपी जो कहती है उसकी प्रतिक्रिया है। बीजेपी वाले हैं, बीजेपी जवाब देंगे, लेकिन मुझे कभी बताइए कि कभी किसी हिंदी पट्टी की, खासकर बीजेपी के किसी नेता ने इस तरह का कोई सम्मेलन बुलाया हो इस तरह के किसी दूसरे धर्म के खिलाफ, और आप क्या ये जो सम्मेलन बुलाया गया है इसको सपोर्ट कर रहे हैं क्या? मुझे एक क्लैरिटी दे दीजिए। पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं कि बीजेपी आरएसएस तो रोज ऐसे सम्मेलन बुलाता है। इनका जीतन राम मांझी भी बोलते हैं कि राम काल्पनिक है, उनको कुछ बोलोगे आप? बोलो। इनका अकाली दल क्या बोलते हैं वो बोलोगे क्या? नागालैंड में जिनका इनका अलायंस है वो भारत तोड़ने की बात करते हैं, भारत का झंडा नहीं मानते, मानोगे? बीजेपी के तो एडिशन ही तोड़ फोड़ के हैं। बीजेपी तो राष्ट्रीय एकता में विश्वास ही नहीं करती। अब बात क्या करते हो? ये तो बेरोजगारी के निजाम को फैला रहे हैं, ये तो बेरोजगारी महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए खेल खेल रहे हैं ये। अब मैं एक काम करता हूं, ठीक है, मैं चाहता था कि आप ये मुद्दा लेकर आएंगे तो मैं बीजेपी से जवाब मांगूंगा। अब मैं उनके बारे में बोल के दिखा दो। मैं एक मिनट, महंत राजू दास जी, एक मिनट। इसको आप दार्शनिक रूप से समझो, दार्शनिक रूप से समझो, दार्शनिक रूप से समझो इसको। दार्शनिक रूप से एक बात कहने दो, फिर आप बीच में जो क्वेश्चन करोगे मैं उसका जवाब दूंगा। मैं आपकी डिबेट पे बैठा हूं, कहीं नहीं जा रहा। एक बात मुझे बताइए, धर्म या भगवान ने मानव को पैदा किया या मानव ने धर्म और भगवान को पैदा किया है? मुझे ये बता दो। बताइए, आप कहना क्या चाहते हैं? वहां पे हमें इस पे लड़ने की जरूरत नहीं है। हमें सर्वधर्म सद्भाव में विश्वास रखता है। इंडिया अलायंस भी मानता है कि सर्वधर्म सद्भाव रहना चाहिए, राष्ट्रीय एकता रहनी चाहिए, हिंदी हिंदुस्तान की राजनीति नहीं होनी चाहिए, उसकी प्रतिक्रियाएं खत्म होती, बहुत खतरनाक होंगी। भारत विभिन्नताओं में एकता का देश है, उसको रहने दीजिए। आप अगर ऐसा करेंगे, हर चीज का नाम हिंदी में बदलेंगे, हर चीज को हिंदी से देखेंगे, तो यही होगा। आप बोलिए आपने, मैं एक बार याद दिला दूं आपको, मैंने अपनी इस डिबेट में कम से कम 4 बार बोला है दिनेश। मणिपुर में इन्होंने क्या किया? मैंने आप सभी को राजनीतिक अंतर विरोध की बहस है ही नहीं। आप इंडिया की दुहाई क्यों दे रहे हैं यहाँ पर? आप इंडिया के प्रवक्ता बनकर क्यों बैठे हैं यहाँ पर? मैं तो ये कह रहा हूं कि ये सामाजिक असहिष्णुता का मुद्दा है, ये हेट स्पीच का मुद्दा है, ये सनातन के खिलाफ एक बहुत बड़ा जो सम्मेलन बुलाया गया, जो कार्यशाला बुलाई गई, उसका मुद्दा है। आप बीजेपी को उसकी स्टेटमेंट को, आप बीजेपी को केवल कटघरे में खड़ा करके इस मुद्दे को डाइवर्ट नहीं कर सकते। बीजेपी तोड़-फोड़ के मत पेश कीजिए। प्रवक्ता देंगे उदयनिधि स्टालिन की स्टेटमेंट को पूरा ठीक से मैं आप सबकी क्लैरिटी के लिए, राकेश जी आ रहा हूं, मैं आप सबकी क्लैरिटी के लिए एक बार फिर से दिखाता हूं कि हम मुद्दा क्या लेकर आए। आप लोग शायद समझ नहीं पाए। ये एजेंडा है ना, ये मुद्दा है। क्या ये एजेंडा देश के हित में है? सनातन का घातक इतिहास दूसरा देखिए, एजेंडा नंबर 2 सनातन और महिलाएं। तीसरा देखिए तमिल नियम और सनातन। चौथा एजेंडा देखिए जाति व्यवस्था और साजिश। 5वां एजेंडा देखिए तमिल संगीत सिद्धांत और सनातन। 6ठा एजेंडा यहां देखिए सनातन का बोझ और मीडिया का विरोध। 7वां एजेंडा यहां देखिए सनातन धर्म और आध्यात्मिकता के विरोध का मार्ग। और 8वां और सबसे खतरनाक एजेंडा सनातन धर्म को नष्ट करने का हथियार। इस मुद्दे पर कोई बात करने को तैयार है इस पैनल में कि केवल पॉलिटिक्स करेंगे आप? उदित राज, केवल पॉलिटिक्स करेंगे या इस मुद्दे पर बात करेंगे? इंडिया, बीजेपी, एनडीए, द्रविड़ पॉलिटिक्स, बिल्कुल, इन सब में क्या ये सब भेंट चल जाएगा उसके ये मुद्दे? देखिए आपके टेलीविजन पर कभी बहस नहीं हुई कि जब डॉक्टर संजय निषाद ये कहते हैं कि भगवान राम दशरथ के औलाद नहीं थे, निषाद राज श्रृंगार ऋषि
श्रृंगी ऋषि के औलाद थे, तब सनातन धर्म पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ा? महंत जी से मैं पूछना चाहता हूँ, तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। अभी वार्ष्णेय जी ने सही बात कही है, अभी स्टालिन बीजेपी ज्वाइन कर लें तो ये मुद्दा तुरंत समाप्त हो जाएगा। जैसे कि अजीत पवार को जेल भेज रहे थे मोदी जी, और कि इनको जेल भेज देंगे भ्रष्टाचार में, और जब बीजेपी के सहयोगी हो गए तो उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया। उदित राज जी, आप फिर पॉलिटिक्स पर आ गए, आप फिर बीजेपी पर आ गए। सनातन धर्म बीजेपी का कॉन्ट्रैक्टशिप नहीं लिख गया सनातन धर्म के साथ। बीजेपी नहीं थी तब भी सनातन था, और बीजेपी जब आगे होगी नहीं होगी तब भी सनातन धर्म रहेगा। मैं आपसे सनातन धर्म के खिलाफ लगी एक कार्यशाला पे सवाल पूछ रहा हूं और आप घुमा के बीजेपी पर आ जा रहे हैं। मैं आ रहा हूं, एक मिनट रुकिए अभी किशोर जी। अरे को आप देखिए तिवारी जी ने भी बोला, हमने भी बोला, द्रविडियन कल्चर, द्रविडियन पॉलिटिक्स, द्रविडियन विचारधारा आज से नहीं बहुत पहले से है रही है। नहीं तो आप इसका सहमत हैं? बहुत, आप इसका मतलब इससे सहमत है ना? आप इसको स्वीकार कर रहे हैं, आप इसका प्रतिरोध नहीं कर रहे हैं, आप इसको स्वीकार करते हैं ना? अरे हाँ, मैं सहमत भाई, वो उनकी बात है, उनकी बात है। जबरदस्ती मोहब्बत की दुकान है भाई, नफरत की पुड़िया आप जबरदस्ती यही तो कहवा रहे हैं भाई हमें, और इसी से पीड़ा। अरे भाई एक बात है, मैं विरोध ये उनका अपना विचार है, नरेंद्र मोदी को गाली दीजिए, लेकिन आप सनातन को गाली देंगे? संभाव है, आत्मा को उनका अपना धर्म है, संस्कृति को चोट पहुंचाएंगे। सनातनी धर्म है, भारत की संस्कृति है, भारत की आत्मा है, और इस पर आप भाई आप उनसे कह रहा हूं, आपको राजनीति करनी है, मुद्दे उठाने हैं, खूब उठाइए, लेकिन आप सनातन पर चोट करिए, आप भगवा आतंकवाद गढ़िए, आप उदित राज जी वो कह रहे हैं पर साधु संतों पर टिप्पणियां करेंगे, ये देश स्वीकार नहीं करेगा और इसका खामियाजा भुगतेंगे। उदित राज जी वो ये कह रहे हैं कि आप अपनी राजनीति करिए, आप धर्म क्यों ला रहे हैं इसमें? सनातन को क्यों गाली दे रहे हैं इसमें? आप सनातन को डेंगू और मलेरिया की तरह मिटाने की बात क्यों कर रहे हैं? तो ये राकेश त्रिपाठी जी बैठ करके, राकेश त्रिपाठी जी ने ही तो कहा है ना, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बंबई में सनातन के खिलाफ में, उसमें एक बोला गया या तो कार्यक्रम में है। तो अरे ये राजनीति करे, निंदा करिए, स्वीकार करेगा देश इसको कि कांग्रेस इसकी निंदा करती है, कांग्रेस इसके साथ नहीं है, आप स्वीकार करिए। क्यों नहीं राहुल गांधी ने अब तक मुंह खोला? आपने इंडिया अलायंस के ऊपर आरोप लगा वाड्रा जी अब तक क्यों नहीं बोली? और आउट ऑफ गांधी नेहरू परिवार शांत क्यों है? और उदित राज इस डिबेट में बैठ करके द्रविडियन पॉलिटिक्स के नाम पर इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। शर्म नहीं आती है, शर्म नहीं आती है। यही आप भारतीय जनता पार्टी में थे तब तक कभी एक बोल नहीं फूटे थे सनातन के खिलाफ। आपको आनी चाहिए। अरे भीमराव अम्बेडकर को आज कोट करके कह रहा हूं, आप बोल रहे हैं कहा था कि हिंदुओं के भीतर से तो परिष्कार होता है, लेकिन इस्लाम में इसकी गुंजाइश नहीं है। हिम्मत है तो बोल के दिखाइए, सर तन से जुदा हो जाएगा उदित राज, आप नारे लगने लगेंगे जगह जगह। अधिकार है, सनातन को गाली देना ये फैशन बन गया है, ये फैशन, ये देश स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ये आपकी पीड़ा है, बौखलाहट है, क्योंकि आप देख रहे हैं आप जो 500 वर्षों के बाद मंदिर बन रहा है, आज ऋषि सुना है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में ये सनातन धर्म को खत्म करने के लिए वहाँ कोई बात हुई है? इतनी असत्य बातें क्यों बोल रहे हैं भाई? ये राजनीतिक नहीं है क्या भाई? ये पॉलिटिक्स नहीं क्या है? आप ही ने तो शुरू किया इस बात को। जब हम बात करते, आपने कहा असत्य, इसको वापस लीजिए। ये असत्य बात आपने बोला था, हमने कोई असत्य मैं तो पूरी क्रोनोलॉजी बता रहा हूं कि कैसे प्रोफेसर चंद्रशेखर बोलते हैं, कैसे राजेंद्र पाल गौतम आम आदमी पार्टी से बोलते हैं, कैसे स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी से बोलते हैं, कैसे राहुल गांधी स्वयं बोलते हैं, और उसके बाद अब उदयनिधि स्टालिन बोलते हैं। अभी इस तरह के बयान और आएंगे, और मैं जानता हूं इस टास्क पर उदित राज आपको भी लगाया जाएगा, और आप जैसे लोगों की मरी हुई आत्मा इस देश की चैतन्य आत्मा करेगी। आप कल पार्टी में ले लेंगे, जैसे आपने दूसरे दिन पार्टी में ले लिया जिसको मोदी जी जेल भेज रहे थे। मोदी जी उदित राज जी, आप कह रहे हैं ना व्यक्तिगत है, आप बार बार पॉलिटिक्स लेकर आ रहे हैं इसमें। चलिए हम पॉलिटिक्स दिखा देते हैं आपको। उदित राज जी, राकेश त्रिपाठी जी और हमारे तमाम पैनलिस्ट और तमाम दर्शकों को हम ये दिखा देते हैं। पहले तो उदयनिधि स्टालिन जब इस विवाद के बाद स्थिति में पहुंचे कि उनसे सनातनी सवाल पूछने लग गए, जब उनसे सवाल पूछा जाने लग गया तो वो क्या कह रहे हैं
क्या ये उदयनिधि स्टालिन की सीनाजोरी है? सुनिए वो क्या कह रहे हैं। मैंने कभी भी सनातन को मानने वालों के नरसंहार की बात नहीं की। तो जब वो ये कह रहे हैं कि डेंगू मलेरिया की तरह मिटा देना चाहिए, तो वो क्या कह रहे हैं? सनातन लोगों को जाति और धर्म में बांटने वाला सिद्धांत, सनातन को उखाड़कर मानव समानता को कायम रखना। अपनी सफाई में भी ये दोहराते हुए इस बात को, मैं अपने कहे हर शब्द पर दृढ़ता से कायम हूं, यह कहा उदयनिधि ने। हर चुनौती के लिए तैयार हूं, चाहे वो कोर्ट में हो या जनता की अदालत में हो। और जब वो कह रहे हैं कि जनता की अदालत या कोर्ट, तो वो किधर एम्फेसाइज कर रहे हैं? किधर वो जनता की अदालत का मतलब क्या? जनता की अदालत से क्या वो कहना चाह रहे हैं? आइए आपको बताते हैं। दरअसल ये दक्षिण की 130 सीटों का गणित है। दक्षिण की 130 सीटों का आप देखिए, डीएमके जिसके पास, अगर हम यहां बात करें इंडिया में अगर बात करें 2019 में 130 सीटों के नतीजे को अगर हम यहां पर देखें तो डीएमके की 24, कांग्रेस की 8, सीपीआईएम की 2, सीपीआई की 2, आईयूएमएल की 1, वीसीके की 1, एआईएडीएमके की 1। अगर इसको एआईडीएमके की अगर मिलाएं तो यहां पर वो 63 सीटें आती हैं। लेकिन अगर हम बात करें एनडीए की, वो तो 31 सीटें आती हैं और यहां पर अन्य के पास 36 सीटें आती हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये 130 सीटों का गणित है यहां पर इसके पीछे? क्यों? आप देखिए, ये देखिए, आप तमिलनाडु देखिए, डीएमके के पास 24, कांग्रेस के पास 8, सीपीआईएम के पास 2। अगर यहां देखें सीपीआई के पास 2, आईयूएमएल के पास 1, वीसीके के पास 1, एआईडीएमके इसके पास 1। ये जो 130 सीटों का हम यहां गणित दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये जो आंकड़ा है इसको बढ़ाना है? इंडिया की बात करें तो उनके पास यहां पर 38 सीटें आती हैं, केरल में 20 और यहां पर 15 यहां पर कांग्रेस के पास आती है, सीपीआईएम के पास 1 आती है केरल की। अगर यहां पर बात करें एनडीए की तो इनके पास यहां पर ये आप देख सकते हैं इतनी सीटें आती हैं। अगर यहां पर आंध्र प्रदेश की बात करें तो वाईएसआरसीपी के पास 22 आती हैं, टीडीपी के पास 3 आती है। हम स्टेट वाइज आपको बता रहे हैं, इंडिया वर्सेस एनडीए। आगे बढ़िए, यहां पर देखिए ये तमाम जो पार्टियां हैं क्या इसी को लेकर इसका अपने नफा नुकसान के तहत इस बयान को यूज कर रही हैं? इंडिया, इनके पास अगर बात करें तो यहां पर आप देखें, तेलंगाना में अगर बात करें तो तेलंगाना में इनके पास बीआरएस के पास 9 है, 3 कांग्रेस के पास है, 4 बीजेपी के पास है, एआईएम के पास 1 है। और इसके अलावा कर्नाटक की 28 सीटों में बीजेपी के पास 25, जेडीएस के पास 1, निर्दलीय के पास 1, कांग्रेस के पास 1। ये 2019 का इन 130 सीटों का नतीजा हम यहां आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या इसी के लिए पुडुचेरी की बात करें तो यहां पर इंडिया, कांग्रेस के पास 1 है, यानी इंडिया के खाते में 1 सीट यहां पर जाती है। क्या ये पुडुचेरी प्लस जो साउथ की सीटें हैं ये इन्हीं 130 सीटों का गणित है? और अब जरा अभी क्योंकि बात हो रही द्रविड़ आंदोलन की, द्रविड़ पार्टी की, द्रविड़ पॉलिटिक्स की, तो तमिलनाडु में सनातन विरोध के चेहरे जरा आपको यह भी देखना चाहिए और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, ईडी रामास्वामी उर्फ पेरियार, जिनकी पूरी पॉलिटिक्स या जिनका पूरा वो दलित आंदोलन जो हिंदी विरोध पर खड़ा हुआ, जातिगत व्यवस्था के खिलाफ खड़ा हुआ, उसके बाद अन्ना दुरई आते हैं जो डीएमके की स्थापना करते हैं। इसके बाद देखिए एम करुणानिधि, एमजी रामचंद्रन या एमके स्टालिन जो आज सीएम है, या फिर उदयनिधि स्टालिन, ये सब कहीं ना कहीं उसी के तहत। करुणानिधि जो कभी कहते थे किसी धर्म को नहीं मानते, उन्होंने हिंदी को लेकर, सनातन को लेकर, उनके बयान को लेकर भी विवाद रहे हैं। एमके स्टालिन के बयान या फिर उदयनिधि स्टालिन का आज का बयान, क्या ये पूरी पॉलिटिक्स बहुत सोच समझ के हो रही है जिसकी तरफ ये इशारा किया जा रहा है? देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है, मैं ये खबर दिखाना चाहता हूं आप लोगों के पास। एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त, उदयनिधि के खिलाफ दिल्ली और पटना में शिकायत दर्ज करवाई गई है। उदयनिधि के खिलाफ दिल्ली और पटना में शिकायत दर्ज करवाई गई है। उदयनिधि के खिलाफ दिल्ली के संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज हुई है। उदयनिधि पर हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का आरोप है। उदयनिधि के खिलाफ मुजफ्फरपुर की कोर्ट में भी शिकायत दर्ज हुई है। राकेश त्रिपाठी, नहीं, मेरा सवाल सुन लीजिए। देखिए, आप पॉलिटिक्स करेंगे तो वो भी पॉलिटिक्स करेंगे, और हमने पॉलिटिक्स का पूरा आंकड़ा निकाल के रख दिया। हम चाहते थे कि इसमें पॉलिटिक्स ना हो, लेकिन क्योंकि आप सब ने बार बार इंडिया, बीजेपी और तमाम पॉलिटिक्स यहां गिरा दी, तो क्या उदयनिधि स्टालिन या इंडिया की पूरी कैलकुलेशन है जो यहां हो रहा है? देखिए गौरव, ये राजनीतिक व्यक्ति के द्वारा दिया गया बयान है, इसलिए इसके राजनीतिक नेतार्थ तो जरूर निकाले जाएंगे, लेकिन राजनीतिक विषय से ज्यादा ऊपर मैं मानता हूं ये राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय अखंडता के लिए भी ये बड़े खतरे वाले बयान है। ये सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाले बयान है, सामाजिक ताने बाने को बिखेर देने वाले बयान है, और इसीलिए ये बयान देश के लिए, समाज के लिए। इस सवाल को और बड़ा कर देते हैं, फिर मैं आपसे इस सवाल को और बड़ा कर देता हूं, क्या ये राहुल गांधी के प्लान साउथ का हिस्सा है जो वो वहां से ज्यादा लोकसभा सीटें जीत कर लाना चाहते हैं? देखिए, बिल्कुल इस
जिसमें मैंने इसीलिए पहले कहा कि ये मोहब्बत की दुकान का दावा करने वाले लोग ये नफरती पुड़िया क्यों बांट रहे हैं, और राहुल गांधी मौन क्यों है? क्यों मौन है ममता दीदी? क्यों मौन है अरविंद केजरीवाल? क्यों मौन है अखिलेश यादव? क्यों मौन है नीतीश कुमार? ये इंडिया घटक जितना I.N.D.A है, ये आखिरकार मौन क्यों है? और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मुंबई की घमंडिया की बैठक में ये एजेंडा सेट हुआ है कि हिंदुओं को, सनातन को जितना गाली दोगे उतना ज्यादा हम इस विकास के मुद्दे बीजेपी के मौन है इसके पॉलिटिक्स बता लेते हैं। उदित राज जी अब पॉलिटिक्स बता लेते हैं, तो क्या ये राहुल गांधी की मौन सहमति है? मौन सहमति बोल रहे हैं बीजेपी वाले इसको। अरे उदित राज तो अभी खंडन नहीं कर रहे हैं, अभी आलोचना नहीं कर रहे हैं, अभी इसको गलत नहीं मान रहे हैं, ये द्रविडियन पॉलिटिक्स के नाम पर इसको जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। बताइए उदित राज जी। देखिए, ऐसा है, इनका नैतिक अधिकार सनातन धर्म के ऊपर तभी बोलने का बनता है अगर थोड़ा सा शर्म है तो नैतिकता है। पहले AIADMK से बुलवाएं। इनका जो पार्टनर तमिलनाडु का है उससे तो सवाल नहीं कर रहे हैं, जिससे कोई लेना देना नहीं राहुल गांधी जी से, कांग्रेस से कोई लेना देना। अरे कहिए ना फिर DMK साहब का कोई लेना देना नहीं है, कहिए ना कि आप इसकी निंदा करते हैं, DMK को माफी मांगनी चाहिए, कहिए ना इस बात को। इनका लेना देना गलत को गलत अपने आदमी से तो बुलवा नहीं पा रहे, अपने आदमी से तो सवाल कर नहीं रहे हैं, दूसरे से सवाल खुल गई। देखिए उदित राज एक बार भी गलत नहीं कहेंगे, ये उदयनिधि स्टालिन के बयान को खारिज नहीं कर रहे हैं, ये उनके बयान को गलत नहीं मान रहे हैं, ये भी उनके साथ शामिल है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं ये मिला जुला राजनीतिक रणनीतिक एजेंडा। एक मिनट चलिए उदित राज जी आपसे सवाल मैं पूछ लेता हूं। एक मिनट रुकिए। राकेश त्रिपाठी, कैलकुलेशन तो सभी कर रहे हैं, AIADMK का सवाल वाजिब तो है नहीं। मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, भारत की सभ्यता, सनातन संस्कृति को अगर कोई भी गाली दे तो इसको देश का कोई एक जवाब नहीं देंगे। और ये किसी मत मजहब उपासना पद्धति का मसला नहीं है, ये भारत की राष्ट्रीय एकता, एकात्मता, भारत की आत्मा, भारत की चेतना से जुड़ा हुआ मसला है। ठीक है, मैं दिनेश वासना भी कुछ बोल रहे हैं, आ रहा हूं उस पर, लेकिन मैं दो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं और ये दो तस्वीरें आपके लिए बड़ी अहम है। आप ये दो तस्वीरें देखिए, एक तरफ आप मेरे दाहिने तरफ देखिए, काशी से तमिलनाडु एक सांस्कृतिक सम्मेलन किया गया, काशी तमिल समागम। विंध्य पर्वत जो उत्तर और दक्षिण को बांटता है, उसके दोनों तरफ की सीमाओं को मिलाने की कोशिश की गई एक कल्चरल इवेंट के द्वारा, ताकि काशी तमिल समागम हो सके। और उधर देखिए, दूसरी तरफ आप देखिए एक तस्वीर जो मेरे लेफ्ट तरफ आप देख रहे हैं, इस तस्वीर में आप देखिए कैसे यहां पर एक धर्म के उन्मूलन को लेकर एक सम्मेलन बुलाया जाता है। यानी एक तरफ कल्चरल यहां पर संगम करने की, सांस्कृतिक संगम करने की कोशिश की जा रही है, दो संस्कृतियों को आपस में मिलाने की कोशिश की जा रही है, और दूसरी तरफ कैसे बंटवारे की कोशिश की जा रही है, कैसे बांटने की कोशिश की जा रही है, ये आप सामने देख सकते हैं। महंत राजू दास, ये क्या यहां पर मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? महंत राजूदास, यहां पर ये काशी तमिल संगम के ऊपर क्या ये एक बहुत बड़ा, या उस तरह के समारोह के ऊपर ये एक बड़ा आघात है? नहीं, देखिए बहुत बहुत साधुवाद। उदित जी ने मुझसे एक प्रश्न किया था, उनका भी मैं जवाब देना चाहूंगा। दूसरी बात, बीजेपी विचारधारा संघ विचार परिवार ने सरकारी आयोजन के द्वारा देश को कैसे जोड़ा जाए, पूरे विश्व को कैसे जोड़ा जाए, पूरे राष्ट्र को, सनातन संस्कृति को, सनातन पद्धति को, सनातन विचार को कैसे देश और दुनिया के सामने रखा जाए, काशी में तमिल संगम के माध्यम से, काशी में तमिल संगम के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश SSB मुख्यमंत्री जी ने यह विचार दिया। लेकिन दुर्भाग्य इस बात की कि अभी जिस प्रकार से अभी उदित जी बोल रहे हैं, शिवसेना के लोग बोल रहे हैं, उदित जी से मेरा सवाल है, उदित जी आप इतने पढ़े लिखे विद्वान हैं, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, आप दबे कुचले शोषित वंचित की बात करते हैं, उत्थान की बात करते हैं, लेकिन आप जिस पार्टी से आपका संबंध है, जिस पार्टी को विचार को आप आगे बढ़ा रहे हैं, उनके एक भी नेता, ना आप ना आपके नेता, किसी को, भाई ये सनातन संस्कृति बीजेपी का गुलाम नहीं है, ये हिंदू और हिंदुत्व सिर्फ बीजेपी का विषय नहीं है। आप जिस प्रकार से सिर्फ बीजेपी नहीं, मेरा सवाल है उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता सनातन को गाली देते, बिहार के शिक्षा मंत्री सनातन को गाली देते, अभी उदय ने जिस प्रकार से सनातन को गाली दिया, आप भी क्या चाहते, कैसे सनातन को गाली देते रहे? उदित राज जी से जवाब लेते हैं। उदित राज जी 10 सेकंड। महंत जी ने मेरी बात को जवाब नहीं दिया,
मान जी ने सवाल पूछा था, मैंने जवाब दिया था, मैंने पूछा जवाब नहीं दिया। वही जब डॉक्टर संजय निषाद भगवान राम के यानी उनकी पैदाइश को ही, मान जी ने तो वो सुन लिया। मान जी आप जवाब दे देते तो अच्छा होता, समय कम हो गया। लेकिन दिनेश वासले स्वयं माफी मांगी है संजय निषाद ने। उदित राज में हिम्मत नहीं है कि एक बार भी उसकी आलोचना कर पाए। महंत जी आप निष्पक्ष रहिए। महंत जी आपका सम्मान मैं बहुत करता हूं, आप निष्पक्ष रहिए। जब वही लोग, आज मैं यह कह रहा हूं, समय खत्म हो चुका है। निष्पक्ष महंत जी को निष्पक्ष रहना चाहिए, लेकिन समय खत्म हो चुका है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सवाल यही है कि सनातन के खिलाफ ये क्या हो रहा है, और किसी पर्टिकुलर धर्म को जो करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है उसके खिलाफ इस तरह का सम्मेलन कितना जायज है।